हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते कार्बोनेट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हम एल्कीन्स के बारे में हम का नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन हमने जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल होता है दैट इज़ आपका COOH ग्रुप होता है। इसके नाम का जो सफिक्स लगता है हमारा दैट इज ओइक एसिड। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज वर्ड रूट में हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया कि वर्ड रूट में हम क्या करते हैं, काउंट्स करते हैं कार्बन के हो। एक हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनको हम काउंट करते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं। मैथ 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से। सफिक्स इसके लिए जो यूज़ होगा दैट इज ओइक एसिड। अब इसका हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। अभी हमने पहले हम देखते हैं कि हमारी जो कार्बन की चेन है वो कितनी लंबी है, उसके अंदर कितने कार्बन है। यहाँ देखो इसमें कार्बन सिर्फ हमारा एक है और COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बन एक है, कार्बन एक के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन और आपका जो सफिक्स लगेगा दैट इज ओइक एसिड। अब कार्बन 2 है, देखो 1 एंड 2, 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे एथ एन ओइक एसिड। 3 कार्बन्स के लिए 1 2 3, 3 कार्बन्स के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपेनोइक। 4 के लिए यूज़ करेंगे 1 2 3, ये इसके ब्रैकेट में 2 है तो ये 2 CS2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो काउंट होगा 1 2 3 4। तो ब्यूटेनोइक एसिड 5 के लिए हम बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड और 6 के लिए हेक्सेनोइक, 7 के लिए हेप्टेनोइक, 8 के लिए ऑक्टेनोइक और 9 के लिए नोनेनोइक एसिड और 10 के लिए आप बोलोगे डेकेनोइक एसिड। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस किसको बोलते हैं, हमारा जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 है उसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। अब हैलोजेंस, अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया एज ए प्रीफिक्स यूज़ होंगे, सफिक्स नहीं होंगे। मतलब ये वर्ड रूट से पहले लगेंगे, बाद में नहीं लगेंगे। तो प्रीफिक्स जो यूज़ होगा हैलोजेंस के लिए हेलो वर्ड, मतलब कि जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो बोलेंगे और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो बोलेंगे। और हमारा जो वर्ड रूट है वही सेम रहेगा। कार्बन ऑफ एटम्स देखेंगे हमारी चेन में कितने हैं। अब है हमारा कि नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे करते हैं, इसका नाम कैसे देंगे हम। देखो यहाँ पे हमारे कार्बन कितने हैं चेन में, 2 कार्बन है 1 2। तो अब ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे दैट इज़ ब्रोमो। अब कार्बन 2 है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एथ और सिंगल बॉन्ड है एन तो इसका नाम हो गया आपका ब्रोमो इथेन। अब हमारे नेक्स्ट में देखते हैं कार्बन 3 है 1 2 3 और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो और ब्रोमोप्रोपीन। अब यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपीन क्यों बोला है, क्योंकि हम हमेशा नंबरिंग जो चेन की करते हैं वो उधर से ही करते हैं जहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ तो इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको हम 3 बोलेंगे, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब कार्बन चेन हमारी कितने की है, 3 की है, 1 2 3। अब ये कार्बन जो ब्रोमीन लगा हुआ है दो वाले पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए आप बोलोगे प्रोपेन। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, अब यहाँ पे चेन कितने की हो गई है, 3 की, 1 2 3। अब ये देखो ये एक कार्बन हमारा फिर से चेन से बाहर रह गया तो इसको बोलेंगे एक कार्बन है मेथ। और जो हमारे चेन से बाहर होता है कितने कार्बन है उतना वर्ड रूट ढूंढ के उसके पीछे आइल लगा देते हैं तो ये हो गया हमारा मिथाइल। तो ये 1 2 3, तो 1 पे हो गया हमारा क्लोरो इधर वाले कार्बन पे और 2 पे हो गया हमारा मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और कितने की चेन है, 3 की है तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेन। अभी इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारा 1
ये वाला 2 कार्बन, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 4 की चेन है तो हम इसको ब्यूटेन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसका हैलोजेंस का नोमेनक्लेचर करते हैं। हैलोजेंस यूज एज अ प्रीफिक्स नॉट अ सफिक्स, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड की, उनके बारे में पढ़ते हैं। हमें ये अच्छे से पता है कि हम जो भी हम कार्बन फ्यूल यूज़ करते हैं, सबके अंदर कार्बन या उसके कंपाउंड्स होते हैं। वो सारे के सारे फ्यूल, जैसे खाना बनाने में जो भी हम वुड है, पेपर है, एलपीजी है, कोयल है, जो भी यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कार्बन होते हैं या फिर इसके कंपाउंड्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो हमारे होते हैं, वी यूज़ आइदर आर कार्बन और इट्स कंपाउंड। वी सेल्फ स्टडी, हम सबसे पहले हम कंबस्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन हमें नॉर्मल सी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना, उसको हम कंबस्शन बोलते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल, ये इनको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं बिकॉज दे बर्न इन द एयर एंड रिलीजेज ए लॉट ऑफ हीट। ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड्स। अब हमें ये पता है कि कार्बन कंपाउंड्स हमने स्टडी की है, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली बर्न इन एयर, जो जब उनको हम बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बिल्कुल ब्लू फ्लेम देते हैं आपको। नॉन सूटी फ्लेम का मतलब होता है वहाँ पे कोई भी ब्लैकनेस होती है, कार्बन कुछ भी कार्बन रिलीज नहीं होगा, जैसे हमारा ब्लैक ब्लैक धुआं सा निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे जनरली बर्न इन द एयर विद द ब्लू एंड द नॉन सूटी फ्लेम, देयर इज नो कार्बन इन द फ्लेम। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब उनको बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो वो हमेशा येलो सूटी फ्लेम देते हैं, मतलब येलो फ्लेम होगी और वहाँ से बहुत सारा कार्बन, मतलब ब्लैकनेस बहुत सारी रिलीज होगी। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होता है वो बहुत हाई होती है और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते एयर के अंदर, इसलिए वो क्या करते हैं, आपका ब्लैकनेस छोड़ते हैं और येलो फ्लेम होती। कोई किसी भी चीज़ का जब आपका कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा या कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होगी कोई भी चीज़, तो वो हमेशा येलो और सूटी फ्लेम देगी, वो कार्बन रिलीज होता ही होता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आपका कंबस्शन के बेस पे डिफ्रेंशिएट करो कि कैसे कंबस्शन, किस में क्या होता है और किस में क्या होता है। अब ये पता है कि जब हम कोयल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो वो उस टाइम पे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। बर्निंग ऑफ अ कोयल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब ये कैसे है? तो सल्फर को हम बर्न करेंगे तो हमारा SO2 रिलीज होगी, और हमारी जो नाइट्रोजन को बर्न करेंगे तो NO2 रिलीज होगी, और जब बारिश होगी वाटर, तो वाटर के साथ ये रिलीज़ करके ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और ये हमारा नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे, तो एसिड रेन होगी तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर, आपकी वेजिटेबल्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके लिए हार्मफुल होती है, इवन ह्यूमन बींग्स के भी लिए हार्म करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। अब कंबस्शन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट है हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। अब कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का नाम होता है, वहीं से हमें बहुत कुछ मिल जाता है कि एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब है हमारा ऑक्सीजन ऐड करना, दैट्स इट। अब कार्बन कंपाउंड्स है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन कंबस्शन। अभी हमने बोला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उनको बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन होगी, तो वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इन एडिशन टू अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एक रिएक्शन मिलती है, अल्कोहल्स का कन्वर्जन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स का, तो अल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल्स का हमने ग्रुप की बात करी थी, OH आपका सिंबल होता है अल्कोहल्स का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बताया मैंने, COOH होता है।
तो अल्कोहल्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन चाहिए होती है, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना। अब ऑक्सीडाइज यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका राइट द नेम ऑफ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से? दैट इज एल्केलाइन KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। ठीक है, एल्कोहल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, लेकिन कंडीशन क्या है? हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस सही होती है, दैट आर एल्केलाइन, या तो आप KMnO4 यूज़ करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अब कन्वर्जन कैसे करेंगे? जैसे ये हमारा एथेनॉल है, अपने एथेनॉल को हम नॉर्मली में अल्कोहल भी बोल सकते हैं, कॉमनली जनरली हम एथेनॉल को अल्कोहल ही बोलते हैं। अपनी एथेनॉल OH हमारा अल्कोहल का सिंबल होता है, कार्बन 2 है, 1 2, तो इथेन एथेनॉल हो गया। ये हमारी ऑक्सीजन कहाँ से मिली है हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने यूज़ किया, या आप एल्केलाइन KMnO4 यूज़ करोगे, या आपका एसिडिक K2Cr2O7 यूज़ करेंगे प्लस हीट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? एथेनोइक। यहाँ पे देखो हमने ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ से हमने देखो क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे हमने ये हमारी ऑक्सीजन डाल दी है, और ये वाटर का रिमूवल हो गया है। तो ये एथेनोइक एसिड बन गया है, COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एथेनोइक एसिड है। तो इस तरीके से हम एथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं एथेनोइक एसिड में। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एथेनॉल या अल्कोहल इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हाउ वी कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द एथेनोइक एसिड, किसी भी तरीके से आ सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? मतलब कुछ ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, कुछ ऐड करेंगे। जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमारा सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। जो एल्केन्स आते हैं, जिनके अंदर अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों आते हैं। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोजन ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन चाहिए होती है, हमें कैटलिस्ट की नीड होती है। सच जैसे पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, या फिर निकल यूज़ कर सकते हैं टू गिव अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान से सुनो, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आपका पैलेडियम या निकल, तो हमें क्या मिलता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट हमारे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो बढ़ जाती है, लेकिन हमारी रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अनअफेक्टेड रहती है हमारी। तो catalysts are the substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without reaction itself being affected। हमारी जो रिएक्शन के ऊपर है कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो लेकिन जो रेट है, जो स्पीड है हमारी रिएक्शन की, वो बढ़ जाएगी। तो ये वो हमारे कैटालिस्ट होते हैं। अब देखो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शन होती है कॉमनली यूज़ होती है हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, वेजिटेबल्स ऑयल में। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि एडिशन रिएक्शन है या फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। एडिशन रिएक्शन है, ये हमने वेजिटेबल ऑयल, मतलब कि आपका अनसैचुरेटेड, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखो ये हमारा एल्कीन ले लिया, डबल बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन है हमारा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन है एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और एक इस कार्बन पे अटैच हो गया। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, एक इधर है, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, तो हमारा सैचुरेटेड के अंदर ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसको बोलेंगे हम वेजिटेबल घी।
ये ऑयल है, ये वेजिटेबल घी है सैचुरेटेड, इस तरीके से हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें मिल जाते हैं। अब देखो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनके अंदर लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन्स की चेन होती है, लेकिन जो एनिमल फैट्स होते हैं उनके अंदर सैचुरेटेड कार्बन्स की चेन होती है। जो एनिमल फैट्स होते हैं जनरली कंटेन्स, अभी बताया मैंने, सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल हेल्थ फॉर हेल्थ। तो हमें एनिमल फैट होता है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और हमें जो ऑयल्स है अनसैचुरेटेड, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे रिफाइंड ऑयल होता है, ये चीज़ें हैं ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर डबल ट्रिपल आपके बोन्स होते हैं। फैटी एसिड शुड बी चूजन, कुकिंग के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, एनिमल फैट यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज इट कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड वी शुड कंज्यूम unsaturated fatty acids, that is vegetable oil for a cooking. नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है मतलब सब्स्टिट्यूट रखना, हमें किसी की जगह किसी और को रखना, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड दैट मीन्स एल्केन, वेयर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, आर अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव होते हैं, आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ रिएजेंट। जो बहुत सारे रिएजेंट्स की प्रेजेंस में इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करे, केमिकल रिएक्टनेस उनकी ज़ीरो होती है, इनर्ट का मतलब ये होता है। लेकिन जैसे ही हमारी सनलाइट की प्रेजेंस आती है, सनलाइट की प्रेजेंस, तो क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स, तो हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में और एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। ध्यान से सुनो, जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं तो एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। क्लोरीन क्या करती है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर करके, मतलब क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूट का काम करेगी, हाइड्रोजन एटम को हटाती है, खुद उसका जगह ले लेती है। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, एक एक करके हटा देती है, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन एंड क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन. It is called substitution reaction because one type of atom or a group of atom takes the place of another. एक जो एटम, एक टाइप का एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो दूसरे टाइप के एटम्स को रिप्लेस कर देगा और वो उसकी जगह ले लेगा। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इनको। जैसे और यहाँ से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि अगर हम सारे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन को भी हटा देते हैं, इसको भी, तो यह सब क्लोरीन की रिएक्शन होती रहती है, तो सब की जगह क्लोरीन जगह ले लेता। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन हटा और ये एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन ब्रेक होता है यहाँ से, तो एक क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा और HCl की फॉर्म में निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह हमारा क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन है यहाँ पे और इसको बोले हम क्लोरोमिथेन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे एथेनोइक एसिड है, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल हमने पढ़ा है, 2 कार्बन होंगे और OH ग्रुप होगा, जैसे 1 2 2 कार्बन है और OH ग्रुप लगा हुआ। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H5OH, या फिर इसको हम बोलते हैं CH3CH2 और आपका OH ग्रुप लग जाता है ऐसे। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया आपका, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एथेनॉल। अब हम एथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। अब सबको पता है एथेनॉल, कॉमनली इसको हम अल्कोहल बोलते हैं और ये आपका बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन में, बहुत यूज़ करते हैं हम। टिंक्चर है आयोडीन में, और जो इतनी कफ सिरप्स होती हैं और बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं उनके अंदर
अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। और एथेनॉल ऑल्सो सॉलिड, और वाटर के अंदर हर प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो जाता है, कम भी मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा भी मिक्स हो जाएगा। लेकिन कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है और अल्कोहल कम है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और अल्कोहल की क्वांटिटी कम है, उसको हम डाइल्यूट एथेनॉल बोलते हैं। मतलब अगर हमने थोड़ी अमाउंट में क्वांटिटी एथेनॉल की लिए, डाइल्यूट एथेनॉल की है, तो कॉज इट ड्रंकननेस, तो मतलब थोड़ा बहुत हमें फेडेड सा फील होता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ड्रंक नहीं किया तो हमें थोड़ा बहुत लेज़ीनेस सी फील होगी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इवन दिस प्रैक्टिसेस कंडेम्ड, मतलब ये हमारी जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसका कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। हमें इसलिए अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब क्या है, लेकिन इनटेक ऑफ वेरी, अगर हमने प्योर एथेनॉल मतलब देयर इज़ नो वाटर, प्योर एथेनॉल दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एथेनॉल, मतलब वहाँ पे पानी कुछ भी मिक्स नहीं किया, बिल्कुल प्योर है। प्योर एथेनॉल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर हमने बिल्कुल प्योर एथेनॉल का कंजप्शन किया है थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो इट कैन बी लिथल, ये लिथल हो सकता है, मतलब इससे आपकी जान भी जा सकती है। एंड अगर लॉन्ग टर्म, अगर हम बहुत साल 2 साल मतलब लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ पीते हैं, इसको कंजप्शन करते हैं इसका, तो इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किडनीज़ है, जो आपकी किडनीज़ होती हैं, लंग्स होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, इससे आपकी डेथ हो जाती है। तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो आपके कंपाउंड्स बच गए हैं, एथेनोइक एसिड है और आपकी माइसिल फॉर्मेशन है, सोप और डिटर्जेंट्स की के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।